रेवेन्यू कलेक्शन है, हाई एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा डेप सर्विसिंग एंड सब्सिडीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी मोस्टली ये देखा जाता है कि इतना हम अर्न तो नहीं करते या हमारी इतनी इनकम नहीं होती है जितना हम स्पेंड करते हैं। तो उसके वजह से जो महंगाई होती है या इन्फ्लेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो सब्सिडीज़ देती हैं, वो अल्टीमेटली जाके पाकिस्तान की इकोनॉमी को थ्रेट करती हैं या इम्पेक्ट करती हैं। दिस लिमिट्स द गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोग्राम्स। अब ये होता है कि अगर आप सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी देंगे और आप जो रियल आपकी इकोनॉमी है, जो रियल आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से अगर लोगों को चार्ज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम नहीं कर सकते, आप सोशल प्रोग्राम्स पे काम नहीं कर सकते। आप मतलब इस तरह की चीज़ों पे काम करेंगे जिससे मतलब सिर्फ लोगों को एक उस लम्हे के दौरान कोई फ़ायदा मिले, अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए कोई भी फ़ायदा ना हो। Debt levels. The country has a significant external and domestic debt burden. Servicing this debt often consumes large portion of the national budget, leading to a reliance on international financial institutions for loans and aids. अब ये तो एक सिंपल सी बात है, यू ऑल पीपल आर फेमिलियर विद दिस थिंग कि पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मसला डेप्ट का भी है, क्योंकि इकोनॉमी इतनी सेल्फ सफिशिएंट है नहीं, या इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इकोनॉमी पे काम हुआ नहीं है। तो जो बजटिंग होती है तो उसमें पाकिस्तान इंटरनल और एक्सटर्नल लोन्स पे डिपेंड करता है, कभी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या किसी फ्रेंडली कंट्रीज से लेता है, या जो इंटरनल बैंक से उनसे लोन लेता है। तो अल्टीमेटली कोई अराउंड कोई $135 बिलियन तक जो कलेक्टिव लोन है पाकिस्तान का वो उससे भी सर्च करके चला गया है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट बर्डन कि आप सिर्फ लोन पे मतलब अपनी इकोनॉमी को जब चलाएंगे तो वो उतना काम नहीं करेगी। फिर जो तीसरा चैलेंज है दैट इज़ इन्फ्लेशन। अब आईएमएफ से अगर आप डील करते हैं तो वो ऑब्वियसली आप अब आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको बोलेंगे कि आप इन्फ्लेशन बढ़ाएं, इन्फ्लेशन को, महंगाई को आप ज़्यादा करें। फिर आप उसमें जो फूड आइटम है, एनर्जी सेक्टर है, वो उस पर आप ये चीज़ें करेंगे, और ये जाहिर सी बात है आपकी कंट्री में ह्यू और किराए का बायस बनते हैं। फिर जैसे फिजिकल डेफिसिट में यही डिस्कस किया कि वहाँ पे फिर गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू करती है। फिर जो परचेजिंग पावर है लोगों का या कॉस्ट लिविंग है तो वो बहुत इम्पेक्ट हो जाता है। अब करेंटली अब आप अगर देखें जो इन्फ्लेशन का रेट है तो उस हिसाब से जो परचेजिंग पावर है, लिविंग स्टैंडर्ड, अब लोग तो हैंड टू माउथ हो गए ना। अब एनर्जी जो कि लाइव बिजली के जो बिल आ रहे हैं, क्या आप 200 यूनिट से अगर एक भी यूनिट आगे कर लेते हैं तो आपका 3000 से 8000 बिल हो जाता है विद अ सिंगल फैन। और नॉर्मल जो कि फैमिली की बिजली की यूजेज है उस पर आपके 20-20 25-50 हज़ार आ रहे हैं। तो वो जो लिविंग स्टैंडर्ड है तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं बचती। सो लोग तो सिर्फ बस ज़िंदा रहने तक ही बच जाते हैं। फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लाइक वाइज सिक्योरिटी पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट ही रहा है। उसकी वजह से मतलब आपके जो रीजन से, स्पेशली अफगानिस्तान का अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट हैज इम्पैक्टेड यू वेरी बैडली। और इसमें इकोनॉमी आती है जिसपे मोस्टली पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के साथ साथ अगर आपके पास सिक्योरिटी भी नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज तो कोई भी बंदा आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट लाता है, अब एक माह एक गवर्नमेंट चले और 5 माह के बाद उस गवर्नमेंट की हो जाती है, सिक्योरिटी हो जाता है, तो फिर आपका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, ऑब्वियसली वो हॉल्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशंस में तजाद हो जाए। तो अल्टीमेटली जो बाहर वाला होगा, मिसाल ले लें 2009 में आप एक उसका एक डिबेकल का शिकार हो जाएंगे। उसके बाद आपको तकरीबन कोई 10-12 साल लगे क्रिकेट को लाने में लिए, वापस करने के लिए। तो उससे जो क्रिकेट या स्पोर्ट की जो आपकी इंडस्ट्री थी, जो उससे अर्निंग होती है, जिससे दुनिया उसे अर्न करती है। यूके ने, कतर ने फुटबॉल जो फीफा करवाया तो उससे अराउंड उन्होंने कोई मतलब $300 अरब की उन्होंने रिवेन्यू अर्न कर ली। इंडिया में लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने कोई $2 से $3 अरब की रिवेन्यू अर्न कर ली। सो जब आपके यहाँ इस तरह की चीज़ें, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं तो आपको मल्टीपल वेज से इम्पेक्ट होता है आपकी इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो टूरिज़्म है, आपका जो स्पोर्ट इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो उससे इम्पेक्ट होती हैं। एनर्जी क्राइसिस। अब एनर्जी सेक्टर, जाहिर सी बात है, जब आप लोन्स पे चलेंगे, आप ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे और इन चीज़ों पे, और फिर पावर थेफ्ट की वजह से तो आप जो है फिर एनर्जी क्राइसिस में चले जाएंगे। आपके पास इतनी एनर्जी रहेगी नहीं कि आप इंडस्ट्रीज़ को दें। और फिर इंडस्ट्री, जाहिर सी बात है, अपनी प्रोडक्टिबिलिटी जो उसकी जो है, प्रोडक्टिविटी है, या उसकी जो एबिलिटी है प्रोडक्टिविटी की, वो अफेक्टेड हो जाती है। अब आप मिसाल ले लें, इन 2-3 सालों में पाकिस्तान की
ऑलमोस्ट कोई 30 to 40% इंडस्ट्रीज़ वो क्लोज डाउन ही हो गई हैं। पार्क सुजुकी हो या कोई भी चीज़ें जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं आप उनको देखें अगर, तो दे आर क्राइंग, और उनकी यही ह्यू और क्राई है कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस और रन इंडस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर एनर्जी क्राइसिस। फिर स्ट्रक्चरल इश्यूज, आपकी इकोनॉमी के साथ स्ट्रक्चरल इश्यूज में भी बहुत मसला है। लो टैक्स कंप्लायंस है, इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर से, ये सारे चीज़ें भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपका स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि आप स्मगलिंग को कंट्रोल करें। आपकी ऑयल प्राइसेस का बड़ा मसला हो जाता है। आप मतलब इनडायरेक्ट जो लोग जैसे फॉरेन रेमिटेंसेज है, आपका टैक्स सिस्टम इतना है ही नहीं सही कि लोग आपके बैंकिंग सेक्टर पे ट्रस्ट करके आपको इस तरह से वो पैसे भेजें, तो आप वो हवाला हुंडी या किसी और चीज़ के थ्रू वो पैसे सेंड कर देते हैं। सो दीज आर द एरियाज जिनको सीरियस तरीके से हैंडल करना चाहिए अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर ट्रेड इम्बेलेंस, अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा जो ट्रेड है वो हमेशा इम्बेलेंस ही रहा है। पाकिस्तान इम्पोर्ट्स ज़्यादा करता है, जो एक्सपोर्ट्स है वो पाकिस्तान की इतनी रही नहीं है, जो कि मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक ऐसे समझो कि एक कंसर्न की बात है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से इस वजह से वो डाउन चले जाते हैं। आपके पास मतलब इतनी तो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपका एटलीस्ट अपना ट्रेड बैलेंस करें। अगर आप चाइना से ट्रेड करते हैं या यूएस से करते हैं, आप उसको अगर 30 to 70% है तो कम से कम आपका ये टारगेट होना चाहिए कि क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे आप उसको 4 4 5 5 पॉइंट्स आगे लेके आएँ, या अपनी इंपोर्ट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि थोड़ा सा ट्रेड बैलेंस जो है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है, वो सारी चीज़ें जो है वो मेंटेन और मैनेज हो जाए।